चलिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और इस चैप्टर में अब हम एक और नए टॉपिक की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम से ही ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, दैट इज़ त्रिज्या अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस रेशियो। क्या पढ़ेंगे? हमारा आज का टॉपिक है त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात, इंग्लिश नाम भी याद रख लेना, रेडियस रेशियो। असल में होता क्या है त्रिज्या अनुपात? तो नाम से ही ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये दो त्रिज्याओं का अनुपात होने वाला है। किसकी किसकी त्रिज्या? तो याद रखिए, कोई भी जो यौगिक बनता है, कोई भी जो क्रिस्टल बनता है, वो हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। तो ये धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का क्या रहेगा? अनुपात। उसी को आप क्या पढ़ने वाले हैं? रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो की अगर परिभाषा दी जाए तो हम क्या बोलेंगे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताया था कि भैया जो ऋणायन होते हैं वो कहाँ जाते हैं? जालक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। और जो धनायन होते हैं, जो केटायन होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? रिक्तिका में। ठीक है, क्योंकि उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। याद रखना, ऋणायन बड़े आकार का जालक में जाएगा, जो धनायन है, केटायन है, वो छोटे आकार का और वो रिक्तिका में जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि क्या कहना चाहिए? त्रिज्या अनुपात मतलब जालक में उपस्थित ऋणायन, ऐसा लिखिए, जालक में उपस्थित ऋणायन एवं रिक्तिका में उपस्थित धनायनों के त्रिज्याओं के मानों का अनुपात, त्रिज्या बोलना चाहिए बस, त्रिज्या के मान में संबंध किससे प्रदर्शित किया जाएगा? तो भैया त्रिज्या अनुपात से प्रदर्शित किया जाएगा। त्रिज्या अनुपात से प्रदर्शित होता है। ठीक, मतलब धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में जो अनुपात आता है ना, ठीक है, प्रदर्शित, वो त्रिज्या अनुपात से प्रदर्शित होगा। अब त्रिज्या अनुपात का वास्तविक मान क्या होगा? तो याद रखना प्यारे बच्चों कि ये जो त्रिज्या अनुपात आता है, ठीक है, ये त्रिज्या अनुपात का मान ना हमेशा 1 से कम आता है। अगर हमेशा 1 से कम मान चाहिए, इसका मतलब कि मैं अंश में ऋणायन की त्रिज्या रखूं कि धनायन की त्रिज्या रखूं, तो आप खुद समझ पाएंगे कि सर धनायन का मान क्या होता है? ऋणायन के मान से हमेशा छोटा होता है। और हमको त्रिज्या अनुपात का मान 1 से क्या चाहिए? कम चाहिए। इसका मतलब त्रिज्या अनुपात का मान ही हो जाएगा धनायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, धनायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ केटायन, ऋणायन को ऋणाधन लिख दिया मैं, ऋणायन की त्रिज्या। आज थोड़ा तबीयत खराब था, फिर भी थोड़ा सा हुआ मन कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात को ही आप क्या बोलेंगे? त्रिज्या अनुपात। इसको आप लोग R प्लस मतलब रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाई R माइनस लिख सकते हो, या कई बुकों में प्यारे बच्चों इसी को RC अपॉन RA भी लिख देगा। C मतलब क्या? केटायन। और केटायन किसको बोलते हैं? धनायन को बोलते हैं। और A मतलब क्या? एनायन। एनायन किसको बोलते हैं? ऋणायन को बोलते हैं। तो कई बार आप लोग को अलग अलग दिख सकता है, या कई बुकों में तो आप लोग त्रिज्या अनुपात को एक और नए शब्द से समझेंगे कि हम सबको पता है कि जो त्रिज्या अनुपात है उसका मान 1 से कम आना है, और जो धनायन होता है उसका आकार क्या होता है? ऋणायन के आकार से छोटा होता है। मतलब धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से भी कम होगी। तो इसलिए धनायन की त्रिज्या को स्मॉल r और ऋणायन की त्रिज्या को कैपिटल R। ये 3-4 फॉर्मेट है, आपको जो इच्छा करे आप उस फॉर्मेट में ले लीजिए। R प्लस अपॉन R माइनस कर लीजिए, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कर लीजिए। मायने क्लियर होने चाहिए ना। स्मॉल r मतलब समझ जाना धनायन की त्रिज्या, और कैपिटल R मतलब ऋणायन की त्रिज्या। इनका अनुपात सदैव क्या होता है? 1 से कम होता है। तो त्रिज्या अनुपात को प्रदर्शित करने के ये सब तरीके हैं। आप स्मॉल r बाई कैपिटल R या R प्लस अपॉन R माइनस या RC अपॉन RA करके ले सकते हैं।
अब मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्या अनुपात क्या होता है ये बात तो आपको क्लियर हुआ। चलो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि त्रिज्या अनुपात वास्तव में हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये हमें ऐसी क्या नई बातें बताने वाला है जिसकी हमको ज़रूरत है इस चैप्टर में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। त्रिज्या अनुपात तो समझ गए। अब उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम बात करेंगे। फैक्ट्स, तथ्य। किससे संबंधित तथ्य? त्रिज्या अनुपात से संबंधित तथ्य। तो मैं बार बार तो देखो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, सारी चीज़ें एनालाइज करो। यही तो साइंस की खूबसूरती है ना, विज्ञान की यही खूबसूरती है कि सोचने से ही सब पा जाओगे। पहला फैक्ट यही मिलेगा कि जब आप त्रिज्या अनुपात पढ़ रहे हैं ना, तो आप बार बार धनायन और ऋणायन की बात कर रहे हैं। धनायन ऋणायन कहाँ बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आयनिक यौगिक में। इसका मतलब कि त्रिज्या अनुपात का ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल किसके लिए प्रदर्शित होगा? तो यह केवल आयनिक यौगिकों के लिए प्रमाणित है। केवल किसके लिए प्रमाणित है? आयनिक यौगिक। सहसंयोजी यौगिकों में क्या आपको त्रिज्या अनुपात का कोई कॉन्सेप्ट लगाना है क्या? तो बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक। ये केवल आयनिक यौगिकों में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब त्रिज्या अनुपात जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना ना, अगर त्रिज्या अनुपात मतलब R/R, इसका मान अगर मान लो बढ़ता है, अगर त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ेगा तो ध्यान से समझना, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि रिक्तिका में कौन जाता है? धनायन। और जालक में कौन उपस्थित रहता है? ऋणायन। क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो जालक में जाता है, लैटिस में जाता है। मान लो ये मेरा एक छोटा सा धनायन है, समझना बात को, और एक ये छोटा सा धनायन है, ऐसा। त्रिज्या अनुपात का मतलब ही है ना धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात। तो जब त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ेगा, त्रिज्या अनुपात मतलब R/R, इसका अगर मान बढ़ेगा तो आप लोग साफ साफ समझ रहे हैं कि त्रिज्या अनुपात का मान तो तब बढ़ेगा जब अंश का मान बढ़ेगा। और अंश में कौन बैठा है? अंश में बैठा है धनायन, हर में कौन है? ऋणायन। तो त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ने से जो धनायन है इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बस मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ना, समझिएगा, बस शॉर्टकट में बस ऐसे लिख दिया। R+ का मतलब क्या हो गया? धनायन की त्रिज्या वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर धनायन की त्रिज्या बढ़ गई, मान लो यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग धनायन है, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे वाले धनायन से आप समझ रहे हैं कि कितने ही ऋणायन जुड़ जाएंगे, तो कितने ही जुड़ जाएंगे तो भैया इतने जुड़ेंगे, मान लो 4 या 5। जब धनायन की संख्या बढ़ेगी तो उसी साइज के जो ऋणायन है अब वो क्या होंगे? ज़्यादा जुड़ पाएंगे ना। अब आप समझ पा रहे हैं इस बार कितने जुड़ रहे हैं? 5 से तो ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहा है। क्लियर हो ये बातें? तो जब त्रिज्या अनुपात बढ़ता है तब धनायन का आकार बढ़ता है, और जब धनायन का आकार बढ़ता है ना तो उसके चारों ओर जो परमाणु जुड़ते हैं ना उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चारों ओर जो परमाणु जुड़ते हैं इसकी संख्या को आप क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब धनायन का समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था कि त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा तो धनायन का आकार बढ़ेगा। धनायन का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उससे जुड़े हुए परमाणु भी उतने ज़्यादा होंगे, अर्थात समन्वय संख्या का मान भी उच्च आने वाला है। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने ताप बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो क्या होगा कि पहले तो ये एक आयनिक यौगिक है, आयनिक बंध से, बहुत मजबूत बंध से बंधे हुए थे पहले, पर जैसे ही आप लोग ताप बढ़ाने लगेंगे इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, जो बंधन है वो टूटेगा और ये अणु क्या होंगे? निष्कासित होने लगेंगे, बाहर बाहर निकलने लगेंगे। इसका मतलब कि जब आप ताप बढ़ा रहे हैं तब इस धनायन से जुड़े हुए ऋणायनों की संख्या में कमी आने वाली है। इसको छोड़ के उसके सतह से इन लोग बाहर पलायनित कर जाएंगे ना, ठीक है। तो ऋणायनों की संख्या में कमी आएगी, इसका मतलब कि समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर में कमी आएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में कमी आई है तो त्रिज्या अनुपात के मान में भी कमी आएगी। पर हमको केवल इतने से मतलब था कि अगर ताप बढ़ाऊंगा तो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान घटने लगेगा। ऐसे ही अगर मेरे प्यारे बच्चों दाब बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेशर राइज कर रहा हूँ, इस बार मैं किसका मान बढ़ा रहा हूँ? दाब का। तो दाब जब आप बढ़ाएंगे ना तो पहले ऐसे परमाणु, ऐसे ऋणायन जो मान लो इसके संपर्क में नहीं थे,
पर जब आप उसको प्रेशराइज्ड करोगे ना, उसको प्रेशर लगाओगे, दबाओगे, तो हो सकता है ये लोग भी आके इससे जुड़ जाएं। जब ये लोग इससे जुड़ेंगे तो इससे चारों ओर से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या में लगातार क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि समन्वय संख्या का मान बढ़ने लगेगा। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है बच्चों। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना कि जो त्रिज्या अनुपात होता है, आर बाई आर का मतलब त्रिज्या अनुपात, अगर इसका मान बढ़ेगा तो आप सबको पता है कि धनायन की त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। अब अगर धनायन की त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब स्थायित्व कैसे बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी पड़ेगी। अब वो बातें क्या हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि कोई भी जो आयनिक यौगिक बनता है उसमें बीच में क्या आते हैं, धनायन, और चारों ओर कौन रहते हैं, उसमें ऋणायन ऋणायन ऐसे रहते हैं। समझिएगा बात को, ठीक। अगर ये ऋणायन सीधे सीधे एक दूसरे के संपर्क में आए तो ये जो यौगिक होता है ना वो अस्थायी हो जाता है, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे के सीधे संपर्क में आएगा तो भैया विरोध हो रहा है ना, बहुत जबरदस्त प्रतिकर्षण हो रहा है, कहानी हमारी खराब हो जाएगी, ठीक है। और एक ऐसी अवस्था आती है जब ये लोग एक दूसरे के निकटतम तो रहते हैं पर एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते। कौन, दो ऋणायन, दो ऋणायनों को कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कराना है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। यहाँ पर जो स्थायित्व रहता है ना वो लगभग ठीक ही ठाक रहता है। पर अगर मान लो मेरे धनायन का आकार थोड़ा और बढ़ गया और अभी ऋणायनों की संख्या वही है, तो अब ये ऋणायन क्या होंगे, और दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर होने के कारण क्या हो रहा है कि उनके बीच का जो संपर्क है वो खत्म हो गया। अगर दो समान आवेश एक दूसरे के संपर्क में नहीं है ना तो अच्छी बात है, वो खुश है बेचारे। जहाँ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं लगते हैं प्रतिकर्षित करने, एक दूसरे को ढकेलने, ठेलम ठेला शुरू हो जाता है, स्थायित्व घट जाता है। एक डायग्राम भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भैया जितना दूर है उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा है और जितना संपर्क में है ऋणायन उनका स्थायित्व उतना कम है। तो त्रिज्या अनुपात बढ़ने से हमको पता है धनायन का आकार बढ़ेगा और धनायन का आकार बढ़ने से ऋणायनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और जब ऋणायनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जो हमारा आयनिक यौगिक है उसका स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखवा दिया है पर मैंने एक एक चीज़ को कारण सहित प्रदर्शित किया है। तो मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स अब आप लोग को ठीक से क्लियर हो गए हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे आ जाते हैं। त्रिज्या अनुपात और जो रिक्तिका हमने पिछले क्लास में पढ़ा है ना, चतुष्फलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका, ये सब पढ़ ही रहे थे, ठीक है। अब उनके साथ थोड़ा बहुत हम लोग को संबंध लाना है। तो चलो ध्यान देना, अगर मान लो पहला केस, ठीक, मेरा धनायन जो है ना बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा धनायन है। तो जब बहुत छोटा धनायन होगा, ऋणायन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें केवल ना दो ही ऋणायन ऐसे आके जुड़ पाएंगे। जब दो ही ऋणायन जुड़ पाए तो यहाँ समझिए, आप इसको लेना ना, इसको लेना, ये एक परमाणु है, ये भी एक परमाणु है, दो अलग अलग है आयन्स है। ये परमाणु कितने लोगों के सीधे संपर्क में है, दो। मतलब आप समझ पाए समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, दो। ये तब का केस है ना जब आपका धनायन किसकी तरह है, बिंदु आकार का है। जैसे ऐसा आपका धनायन कैसा है भाई, बिंदु आकार का है। यहाँ पर हमारा धनायन बैठा है और इधर कौन कौन है, ऋणायन। इसी डायग्राम को मैंने बस ऐसा बना दिया है। उस समय समन्वय संख्या क्या आता है बच्चों, दो आता है। और उस समय जो ज्यामिति आई है वो सबको दिख रही है, कैसी आ रही है, रेखीय आ रही है, लीनियर आ रही है। देखो ना एक लाइन जैसा दिख रहा है कि नहीं, बस एक लाइन। अगर मान लो मेरे पास तीन परमाणु आ जाए, ठीक, समझना, बीच में मेरा है धनायन, उससे जुड़ा है एक ऋणायन, फिर एक और ऋणायन उसी से जुड़ा है, पर ये लोग सीधे सीधे संपर्क में नहीं रहेंगे ना, पर एकदम दूर भी नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा समझ जाना ना, बेंड हो गया है ये, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया है, चला लेना काम। चलो इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। अरे मटर के बीज की तरह बन जा रहा है ये गोलबन भाई, पता है लोग गोल बना के भी बड़े बड़े प्राइजेस जीते हुए हैं। इतना प्यार आ जा रहा है, दिल बन जा रहा है ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस, ओके। इनके बीच में जो स्पेस है ना, थोड़ा आप लोग को ज़्यादा दिख रहा होगा, पर आप लोग मान लेना ना बहुत कम है।
जो स्पेस है बहुत ज़्यादा ही कम है। जब मैं इनको मिलाऊंगा, चलो मैं ये डायग्राम एक बार और बना रहा हूँ, ऐसा बनाना चाहिए था एक्चुअली मुझे पहले ही। यहाँ बैठा है आपका धनायन, ठीक है, ये हिस्सा में क्या है, धनायन है। जब मैं इनके सेंटर को प्यारे बच्चों अगर मैं मिलाता हूँ, इनके सेंटर को जब मैंने मिलाया, तब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस बार क्या हुआ है कि एक ट्रायंगल बन गया है। कैसा ट्रायंगल बना है तो सबको समझ में आ रहा है, समबाहु त्रिभुज बना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भैया, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो अगर मैं इसका कोण समद्विभाजक ले लूं, कोण समद्विभाजक, और उसको धनायन के केंद्र तक ले जाऊं, ठीक है, डायग्राम आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे अभी कि वहां पर आपको साफ अभी क्लियर हो रहा होगा कि बीचों बीच से एंगल लिया है और उसको कहां तक ले गया है, धनायन तक। याद रखिए ये ऋणायन की त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ऋणायन की त्रिज्या है कैपिटल आर और धनायन की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। समझना, ये वाला एंगल अब कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, क्योंकि कुल एंगल था 60 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो आपने जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तब आप बात पढ़ते थे कि अगर मान लो इधर एफ वेक्टर जाता था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर थीटा कोण बन गया है, तो ये जो क्षैतिज घटक होता था उसको आप एफ कॉस थीटा लेते थे, मतलब जहाँ से थीटा बना है वो कॉस के लिए जाता था, और ये किसके लिए जाता था, एफ साइन थीटा के लिए। याद आ रही बात है। तो वही काम हमको यहाँ भी तो करना है। यहाँ अगर आप लोग नोटिस किए तो चलो मैं इसको हटा रहा हूँ ना, बस ये कॉस साइन बस बताने बस के लिए था। तो आप लोग देख पा रहे थे कि ये ऐसे ट्रायंगल वेंगल बना रहा था कुछ भी, ये जो गया था ये थीटा मतलब 30 डिग्री के कोण पे था, यहाँ तक की जो दूरी थी ये कैपिटल आर मतलब ये ऋणायन की त्रिज्या थी और ये धनायन की त्रिज्या स्मॉल आर थी। अगर मैं इसका कंपोजिशन लूंगा अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, तो मैं प्यारे बच्चों क्या बोल पाऊंगा, अच्छा, और एक्स अक्ष की ये दूरी कितनी है, ये दूरी फिर से ऋणायन की त्रिज्या है, मतलब ये दूरी भी क्या है, कैपिटल आर है। तो आप साफ साफ बोलेंगे कि सर आर प्लस आर मतलब ये पूरी भुजा का कॉस 30 डिग्री का मान किसके इक्वल होने वाला है, इस कैपिटल आर के। ठीक, तो यहाँ से आप लोग को रिलेशन मिलने वाला है r प्लस आर, कॉस 30 डिग्री का मान अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये होता है √3/2। उससे सॉल्व किया तो कितना आया r। एक काम करता हूँ, इस √3/2 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो मुझे मिलने वाला है r प्लस आर इक्वल टू 2/√3r। यहाँ पलटी हो जाएगा ना। ठीक, चलो अब यहाँ पे फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं r को भी उधर भेजता हूँ, तो मैं बोलूँगा स्मॉल r इक्वल टू 2/√3r माइनस, ये कैपिटल आर भी उधर जाके क्या हो गया, माइनस आर। जब मैंने r एलसीएम निकाल दिया तो ये मुझे मिला 2/√3 माइनस 1/1। ठीक, जब सॉल्व करूँगा स्मॉल r इक्वल टू ये हो गया कैपिटल R 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई बच्चों √3। तो अब आगे क्या कीजिए कि इस कैपिटल R को आप इसके नीचे ला लीजिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्मॉल r बाई कैपिटल R, और √3 का मान मैं 1.732 रखूँगा, उसको माइनस करूँगा और पूरा सॉल्व करूँगा ना, तो मेरा ये वैल्यू आएगा 0.155। और स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या होता है बच्चों, त्रिज्या अनुपात। तो अगर आपका त्रिकोणीय 3 परमाणु से मिलकर क्या बनता है, त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय अगर ज्यामिति तैयार हो रही है उस समय त्रिज्या अनुपात कितना आता है, 0.155। ऐसे ही 4 परमाणुओं से मिलकर क्या बनता था, चतुष्फलकीय ज्यामिति। 6 परमाणुओं से मिलकर क्या बनता था, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो उन सब के लिए भी त्रिज्या अनुपात ऐसे बार बार मैथमेटिक्स यूज कर करके हम लोग को लाना पड़ेगा, बट प्यारे बच्चों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर खत्म होता है तो चेक करेंगे, तो ये सवाल था करके मैंने इसको सॉल्व कराया। बाकी सबके लिए आपको बस डाटा याद रखना है। ठीक है, ऐसे बार बार मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, आपको बस सारी चीज़ों का डाटा याद रहना चाहिए, क्योंकि वो डाटा ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और त्रिज्या अनुपात का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामों में कई बार इसके सवाल बने हैं। तो चलो बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोग को डाटा का एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। स्मॉल r बाई आर मतलब ये त्रिज्या अनुपात का मान रहेगा। ठीक, यहाँ पर उसकी मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास बोल लो या ज्यामिति बोल लो वो रहेगा। ठीक, ये मेरा समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, और ये मेरा एग्जाम्पल रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल
तो अगर मान लीजिए r/r का मान ठीक 0 से लेके 0.155 तक रहे, याद रखना हमेशा ना जब ऐसा रहे 0 से 1.55 तब उस समय विन्यास जो आता है वो कैसा आता है, तो रेखीय आता है। कैसा आता है? रेखीय आता है, लीनियर आता है। ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। एग्जाम्पल तो बहुत रेयर है इसका। अगर आपका r/r का मान 0.155 से लेके मेरे प्यारे बच्चों 0.225 के बीच में आ जाए, ठीक, तो उस समय याद रखना, उस समय जो ज्यामिति आती है ये आती है ट्रायंगुलर। ये कैसी आती है? ट्रायंगुलर आती है, मतलब त्रिकोणीय आती है। और इस त्रिकोणीय ज्यामिति के कारण इसका जो समन्वय संख्या आएगा कि धनायन जो रहेगा वो कितने ऋणायनों से जुड़ा रहेगा, तो 3 ऋणायनों से। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें बोरॉन ऑक्साइड आ जाता है एग्जाम्पल में, ठीक। और अगर देखेंगे, अगर आपका r/r का मान बच्चों 0.225 से लेकर, ध्यान देना अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा, 0.414 तक हो जाए, फिर अगले केस में r/r का मान 0.414 से लेकर 0.732 तक चलेगा, और लास्ट में r/r का मान मेरे प्यारे बच्चों 0.732 से लेकर 0.99 तक चलेगा, या इसी को आप लोग मान लो कितना 1, ठीक है। इन सब के लिए आपको याद करना है चीज़ें, तो कुछ नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये मेरा पूरा बक्सा बनने जा रहा है अब, ठीक। सबको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैं लाइनिंग बस कर दूं ताकि होच पोच ना हो, कोई किसी में जाके मिल मत जाए। ओके, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा विन्यास क्या क्या आएगा। तो इसके लिए ट्रायंगुलर आ चुका है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप लोग का आएगा टेट्राहेड्रल। क्या आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा, मतलब कि चतुष्फलकीय आएगा, ठीक। इसके लिए कैसा विन्यास आएगा? चतुष्फलकीय विन्यास आएगा। और अगर r/r का मान इस लिस्ट में आता है तो आप फिर इसको लेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। क्या लेंगे? अष्टफलकीय। और मेरे प्यारे बच्चों अगर r/r का मान इस लिस्ट में आ जाए तो ये क्यूबिकल वॉइड देगा ना, मतलब क्यूबिकल बोले तो घनीय। कैसा आएगा? घनीय आएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसके केस में 4, इसके केस में 6 और इसके केस में आप लोग नॉर्मली 8 लेते हैं। यार इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको मेन ना यहाँ तक की ज़रूरत है। एग्जाम्पल में याद रखिए, तो याद रखिए टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा ZnS जिंक सल्फाइड। इसके भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। इनके एक एक स्ट्रक्चर को ना बच्चों थोड़ा सा और डिटेल में जाकर पढ़ना रहता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में याद रखना NaCl आएगा। और अगर क्यूबिकल है, क्यूबिकल में याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग CsCl के एग्जाम्पल लेंगे। किसका लेंगे? सीजियम क्लोराइड CsCl जैसे स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल लेंगे। ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं, इन 3 स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना रहता है, बट बहुत ज़्यादा जब आप हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होंगे तब आप इसको देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर उस पर भी वीडियो बन जाएगा। हालांकि वो आप उतना ट्रेंड में भी नहीं है, इक्का दुक्का बार कभी सवाल आ गया है, अदरवाइज नहीं आया है। हालांकि मैंने जो इंग्लिश में वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये चीज़ करा दी है, तो ऐसा कोई बोलेगा नहीं सर पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अभी की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है, कोई ये बोलेगा सर इसमें लैटिस कौन सा आएगा, ये भी डाउट आ सकता है लोगों को। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए तो आप लोग को नाम से ही पता है HCP आ सकता है या तो FCC आ सकता है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको मैंने पढ़ाया था, कब बनता था? जब CCP मतलब घनीय निविड़ संकुलन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनता था। और CCP ही किसके जैसा दिखता था? FCC फलक केंद्रित संरचना की तरह। क्यूबिकल वॉइड कहाँ बनता है? तो क्यूबिकल वॉइड तो भैया बनता है BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, मतलब कि अंतः केंद्रित घनीय सेल में। तो ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, इसी में एक और चीज़ याद रखो, अगर r/r की वैल्यू 1 ही आ जाए सीधे 1, तो उस समय आप लोग सीधे समझ लेना कि जो लैटिस आएगा ना वो फिर से HCP होगा या तो FCC होगा। यहाँ से FCC कम कर लो, केवल यहाँ HCP रहने दो। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ले लेना? 12 ले लेना,
ठीक। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, आपको इसको दिमाग में रखना है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अब इस चीज़ पे चलिए हम आएंगे थोड़ा सा आप सवाल बनाने। तो आप लोग फ़िलहाल इसको बच्चों पूरा नोट कर लो। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास दो बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल आ चुके हैं, इनको हमको करना है सॉल्व उस कॉन्सेप्ट से जो हमने अभी अभी पढ़ा है। क्या पूछता है पहला सवाल, ठीक है, कि एक यौगिक XY जो NaCl के समान संरचना रखता है, किसके समान संरचना रखता है? NaCl। मैंने पहले भी बोला आपको कि जो तीन कंपाउंड है ZnS जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड और CaCl, इन तीनों को ना एकदम दिमाग में बैठा लो ना। NaCl ये वर्ड बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया NaCl बोला है, इसका मतलब इस बार जो त्रिज्या अनुपात है R/R का जो मान है वो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में होगा। अच्छा एक और चीज़, कई बच्चों को पूरी लिस्ट याद करने में दिक्कत जाएगी ना, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा दे रहा हूँ। आपको बस इतना याद रखना है कि पहले वाले में जो वैल्यू है ना वो 0 से 0.155 तक रहेगा और दूसरे वाले में 1.155 से लेकर 0.225 तक। इसके बाद क्या करना बच्चों, तो इसके बाद आप बस एक काम करना कि ये 0.225 है ना, उसके बाद आप √2 - 1 तक जाना। √2 - 1, √2 कितना होता है? 1.414 -1 किया, इसका मतलब मैं कहाँ तक जा रहा हूँ? 0.414, यहीं तक जाना था। अगली वैल्यू जो रहेगी वो √2 - 1 से लेकर √3 - 1 तक रहेगी। √2 - 1 मतलब 0.414 से लेकर √3 - 1 कितना होता है? 0.732 तक। समझ में आ रहा है? यहाँ पर √2 - 1, यहाँ √3 - 1 और अगला जो वैल्यू रहेगा वो √3 - 1 मतलब 0.732 से लेकर √4 - 1, वर्गमूल 4 में कितना आता है भैया? √4 में कितना होता है? 2 - 1 मतलब 1 तक जाएगी। तो ये ट्रिक रहेगा ना याद करने का कि ये दोनों याद कर लो बस, ठीक। इसके लिए रेखीय आता था, इसके लिए त्रिकोणीय आता था। फिर 0.225 से √2 - 1, फिर जिसकी वैल्यू आती है 0.414, फिर वहाँ से √3 - 1, फिर √3 - 1 से √4 - 1। ये पूरा आपका सीक्वेंस तैयार हो जाएगा, ठीक। आसान है ये, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में भी दिक्कत जाएगी। NaCl बोलते ही आप समझ गए कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में बिलोंग करेगी। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl वाले के लिए कितना लेते थे? 6 लेते थे, याद करो, अभी अभी पढ़े थे, ठीक। आपसे बोल रहे इस सवाल में आगे पढ़ो तो ये वर्ड बस बोलते ही ये 2 डाटा मैं पा गया, याद रहेगा तभी तो पा पाऊंगा, इसलिए याद करना पड़ेगा। आगे बोलता है कि धनायन की त्रिज्या X+ की जो त्रिज्या है ना वो 100 पिकोमीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऋणायन Y- की त्रिज्या हम लोग को लानी है। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो त्रिज्या अनुपात आया था वही तो X+ और Y- था, धनायन की त्रिज्या डिवाइडेड बाई ऋणायन की त्रिज्या। और बच्चों वो किसकी इक्वल होगी? इसकी इक्वल होगी कि इसकी इक्वल होगी? तो हमेशा याद रखना छोटी वैल्यू की इक्वल होगी। तो छोटी वैल्यू की इक्वल होगी मतलब 0.414 से आप इसको इक्वेट कराइए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि X+ इसका रेडियस कितना है? 100 डिवाइडेड बाई Y- इज इक्वल्स टू कितना? 0.414। तो Y- को उधर भेज दीजिए, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.414 इक्वल टू क्या हो गया? Y-। अब इसको अलग से आपको सॉल्व करने जाने की ज़रूरत नहीं है ना, आप यहीं से देखिए ना, इसको आप 10/4 मान लीजिए, जिसकी वैल्यू आती है 2.5 के आसपास। समझना ना कितनी आती है? 2.5 के आसपास। पर ये 4 से थोड़ा बड़ा है ना, ठीक है। और जब हर का मान बढ़ता है ना तब फाइनल वैल्यू घटती है। तो 2.5 या 250 से थोड़ा सा कम मतलब 240 हो गया आंसर। 241.5 पिकोमीटर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। Y- की वैल्यू कितनी आ गई? 241.5 पिकोमीटर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। मैं इसको कपड़ा कहाँ रख दिया, ठीक, ये उधर छूट गया था। इसको नोट कीजिए और सीधे आपका आंसर मिल गया। कितना आसान है ये रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि किस समय क्या लगाना है। तो हो गया ये नोट। अब चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल तो और ज़्यादा अच्छा और कुछ नया सिखाने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। आपको डाटा याद रहे, जो लिस्ट हमने किया था अभी टेबल बना के वो बस याद रहे, कहानी खत्म, अपने आप सॉल्व होंगी चीज़ें। क्या कहते हैं? एक आयनिक यौगिक में AB में A+ तथा B- की त्रिज्या क्रमशः दे दिया। अच्छा, इस बार बड़ा अच्छा काम किया है।
ए प्लस की त्रिज्या दिया है 0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, कीटायन का रेडियस आ गया। और बी माइनस मतलब ऋणायन, एनायन का रेडियस दिया है 1.81 इंटू 10⁻10 मीटर। आपसे बोल रहा है ए बी की समन्वय संख्या ज्ञात करें। सवाल में बड़ा अच्छा ट्विस्ट घुमा दिया। इनफैक्ट कई बार ऐसा पूछ देगा कि इसकी प्रकृति ज्ञात करें। ए बी जो यौगिक आएगा ना वो किस प्रकृति का होगा, उसकी ज्यामिति या विन्यास क्या होगा, आपको वो बताना रहेगा। तो प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, हर बार आप रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाइए। तो रेडियस रेशियो का मतलब ही क्या होता है, कीटायन की त्रिज्या डिवाइडेड बाई ऋणायन मतलब एनायन की त्रिज्या। रखिए डाटा, ये 0.98 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.81 इंटू 10⁻10। ये सीधे सीधे कैंसल, इसको 0.9 मान लो, इसको 18 मान लो, सीधे कैंसिल हो रहा है। आपको रेडियस रेशियो लगभग कितना मिल रहा है 0.5, क्योंकि ये 1/2 हो गया ना, मान लो यार अप्रॉक्सीमेटली में लगभग 0.5 आ रहा है। 0.5 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हो 0.414 और 0.732 के बीच में आता है। हमको लेनी कौन सी वैल्यू रहती है, हमको लोअर वैल्यू लेनी रहती है। अब ये वैल्यू, ये रेंज 0.414 से 0.732 के लिए जब भी रेडियस रेशियो आता है इसके बीच में, तो आप समझ जाते हैं कि इस समय समन्वय संख्या कितना आता है, 6 आता है। इस समय क्रिस्टल का टाइप कैसा होता है, तो या तो FCC होता है या तो CCP होता है। इस समय उसका कॉन्फ़िगरेशन या रिक्तिका कैसी आती है, तो आपको याद आ रहा होगा इसकी रिक्तिका कैसी आई थी। FCC वाले के लिए याद कीजिए, ऑक्टाहेड्रल आई थी, अष्टफलकीय आई थी। तो ये एक बार डाटा बस मिलने से आप उसका समन्वय संख्या बता पा रहे हैं, आप उसकी प्रकृति बता पा रहे हैं, आप उसका वो भी बता पा रहे हैं कि किस टाइप का रिक्तिका रखेगा, तो अष्टफलकीय रिक्तिका रखेगा, क्योंकि CCP लैटिस में अष्टफलकीय रिक्तिका आती है। ये बात मैंने आपको पहले के वीडियो में करा रखा है। HCP में चतुष्फलकीय आती है, CCP में अष्टफलकीय आती है। और किस टाइप का होगा, तो NaCl टाइप का, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर टाइप का होगा। हमसे तो केवल समन्वय संख्या पूछा था तो हम मार देते तुरंत 6। अगर क्रिस्टल का टाइप पूछता तो भी हम इजीली क्लिक कर सकते थे। तो सवाल बड़े आसान होने वाले हैं, बशर्ते आपको वो टेबल जो था उससे रिलेटेड वो पूरा टेबल आपके दिमाग में बस रहे। बच्चों ये था आपका त्रिज्या अनुपात और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल बातें। थोड़ा आज तबीयत खराब था तो थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरी तरफ से ऊर्जा में, एनर्जी में थोड़ी कमी रही होगी। अब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो चलिए ठीक है, मगर आपकी पढ़ाई में मैं कमी नहीं आने दूंगा। मिलता हूँ फिर अगले क्लास में कुछ नई एनर्जी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बेटा खूब ख्याल रखो और खूब पढ़ाई करो। जय हिंद।